हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैरिश यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पे मैं बात करूंगा बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो की दुनिया के बारे में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बिटकॉइन के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊं, आप ये मान के रखिए कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। हालांकि 2017 में मैंने क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री ली थी और उसके बाद से मुझे लगता है कि बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए, बहुत कुछ है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं सही तरीके से समझेंगे अगर आप क्रिप्टो को, तो आप नुकसान में भी होंगे तब भी फायदा आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो आज मैं आपको वो सारी एडवाइस अपनी तरफ से देने वाला हूं, कुछ आपके क्वेश्चन को क्लियर करने वाला हूं कि भाई भारत सरकार का क्रिप्टो की तरफ क्या रुख है, क्या होगा फ्यूचर में, क्या हो सकता है, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं जो भी कहूं उसको आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिएगा, मेरा ओपिनियन ही मानिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि क्रिप्टो होता क्या है। अब आपने क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर बिटकॉइन है, ऐसे ही इथेरियम भी होती है और भी करेंसीज हैं। तो ये जो करेंसीज हैं ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती हैं। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन होते हैं छोटे छोटे डेटा ब्लॉक्स जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं और वो डेटा जो है ट्रांसफर होता है इधर से उधर और अलग अलग कंप्यूटर्स पे जाता है। तो बेसिकली बिटकॉइन जो है एक टोकन है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ऐसे ही इथेरियम भी एक टोकन है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो ये समझने के लिए काफी है कि ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन कोई भी रियल चीज नहीं है, कंप्यूटराइज चीज ही है, लेकिन ये करोड़ों लाखों कंप्यूटर पे फैला हुआ है। यानी कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो उसका हिसाब लाखों कंप्यूटर पे है। कोई भी किसी भी तरीके से आपके बिटकॉइन को डिलीट करता है, डैमेज करता है, कुछ भी करता है, तो उस केस में वो डैमेज नहीं हुआ क्योंकि उसकी बहुत सारी कॉपीज हैं। एक पब्लिक डेटाबेस जो है उसका मौजूद है। तो अब बात करते हैं कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज कैसे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज इसी तरह से है कि जब आपके बैंक के अंदर आपके पैसे होते हैं तो बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस होता है वो इंफॉर्मेशन उस बैंक अकाउंट की जो हेड ब्रांच होती है वहां पे होती है, जहां पे आपका अकाउंट होता है वहां होती है, और बाकी जो उनकी ब्रांचेस होती है वहां पे भी होती है। लेकिन अगर इन सब पे एक बार में अटैक हो जाए, एक ही कंट्री के अंदर अगर बहुत तगड़ा अटैक हो जाए, तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगी और उसके अंदर आपका वो जो डेटा है वो एक तरह से खराब होता है। लेकिन उसके भी प्रिकॉशन ये लोग लेते हैं। लेकिन बिटकॉइन में इसका उल्टा होता है। आपके पास जो भी बिटकॉइन है उसका हिसाब वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर्स के पास जो कि इस बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उन सब पे होता है। इसी तरह से ये डिसेंट्रलाइज माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे कंप्यूटर जिनको आप जानते भी नहीं है वहां पे भी आपके बिटकॉइन का हिसाब है। एक पब्लिक लेजर है जो कि सभी उन कंप्यूटर्स पे है जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं और माइनिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन कितना सेफ है भाई। अब बिटकॉइन सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये डिजिटल है, तो इसकी सेफ्टी आपके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि आप इसको कैसे स्टोर करते हैं। अगर आपने कहीं बिटकॉइन लिया तो उसको स्टोर करने के 3 तरीके मेजर हैं अभी तक। पहला कि वो एक्सचेंज पे आप रखते हैं, यानी कि कोई एक एक्सचेंज है जिसको बाइनेंस बोल सकते हैं आप, वजीरेक्स बोल सकते हैं, वहां पे रखते हैं, तो वो हॉट वॉलेट कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है कि बिटकॉइन आप एक सॉफ्टवेयर वॉलेट यानी कि अपने फोन की ऐप के अंदर डाल के रख लें। इसके बाद तीसरा तरीका होता है हार्डवेयर वॉलेट, जो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, जो कि एक छोटी सी पेन ड्राइव जैसा होता है। अगर आपको हार्डवेयर वॉलेट खरीदना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले समझ लो कि हार्डवेयर वॉलेट इतना सेफ क्यों होता है। हार्डवेयर वॉलेट इतना सेफ इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो की होती है वो आप फिजिकली एक पेपर पे लिख के कहीं स्टोर करके रख देते हैं अपने पास। तो मान लीजिए आपका कंप्यूटर कोई बाद में हैक भी कर लेता है, आपका डेटा भी चुरा लेता है, तो उसके बाद भी वो आपके बिटकॉइन को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अलग से एक यूएसबी ड्राइव के अंदर स्टोर्ड है जो कि आपने घर में या कहीं पे भी रखी हुई है। बैंक के लॉकर में आप रख सकते हैं और उसकी की भी जो है एक तरह से पेपर है पे। तो कोई भी हैकर ऐसे आपके घर के अंदर वो पेपर तो देख नहीं सकता, ना जान सकता कि वो कहाँ है। तो इस तरह से हार्डवेयर वॉलेट को सेफ समझा जा सकता है और उसी को अगर आप चाहें तो बिटकॉइन स्टोर करना उसमें सबसे ज्यादा सेफ होता है। अब बात करते हैं कि कितनी तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। दोस्तों, तकरीबन 10,000 तरीके की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं और उनको रिकॉग्निशन अभी मिली हुई है और रोज नई नई क्रिप्टो करेंसी आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन या इथेरियम लीगल है इंडिया में। अब देखा जाए तो इस सवाल का जवाब थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहूंगा कि बिटकॉइन, क्रिप्टो या इथेरियम इलीगल नहीं है,
लीगल अगर नहीं है तो इलीगल भी नहीं है। अभी करंटली जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, भारत सरकार ने या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया है जिसके हिसाब से वो ये कहें कि भाई अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो वो इलीगल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होती थी, जो एक्सचेंजेस बने इंडिया के अंदर, लोग बैंक से अपना पैसा डाल रहे थे, उनके ऊपर बैन लगाया गया था। लेकिन बाद में जब वो केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया और उसके बाद से लोग क्रिप्टो खरीद पा रहे थे अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को यूज करके। लेकिन अभी करंटली पिछले 1-2 हफ्ते से प्रॉब्लम दोबारा आनी शुरू हो गई क्योंकि बैंक ने वो ट्रांसफर जो है मनी का रोक रखा है। काफ़ी हद तक वजीरेक्स पे या फिर किसी भी और एक्सचेंज पे ये दिक्कतें आजकल आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये टेम्पररी दिक्कतें हैं और समय के साथ ये हट जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या बिटकॉइन के ऊपर इंडिया जीएसटी लगाएगी? अब देखा जाए तो जितने भी एक्सचेंजेस इंडिया में चल रहे हैं जैसे कि वजीरेक्स या फिर कॉइन स्विच या फिर कॉइन डीसीएक्स या फिर ज़ेप, इन सब एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एक तरह से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हम आपको बिटकॉइन खरीदवा देंगे, हमारे पोर्टल से आप खरीद लीजिए। तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है, तो इनके ऊपर जीएसटी लग सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अगर इस पर जीएसटी लगता है तो आपकी जो ट्रेड होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, उस पर 18% जीएसटी ये एक्सचेंज पे करेंगे और कहीं ना कहीं उसको फीस के तौर में वो हमसे भी वसूलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर ये लीगल होता है और भारत सरकार ऐसा जीएसटी लगाती है तो वो जीएसटी आपको देना पड़ सकता है। फिलहाल आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन अगर आपको खरीदना है, इथेरियम आपको खरीदना है, तो वो कहां से खरीदें? तो आप उस केस में इन करेंसीज को वजीरेक्स से, कॉइन डीसीएक्स है, ज़ेप पे है और एक और है बाइनेंस। बाइनेंस बेसिकली एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि इंडिया के बाहर भी चलता है और इंडिया में भी चलता है। तो ऐसे में अगर आप इन एक्सचेंजेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हैं, उसमें एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप जब भी क्रिप्टो करेंसी लें तो वो उसको पूरी तरीके से वाइट तरीके से ही लें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ बैंक डिपॉजिट या फिर आईएमपीएस के थ्रू ही आप क्रिप्टो लें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो और आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो। कल को कोई भारत सरकार आपसे आके कहती है कि भाई अगर आपने क्रिप्टो करेंसी लीगली खरीदी है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा, और आप उस पर टैक्स दीजिए, प्रॉफिट भी कमाइए, टैक्स भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस केस में आप क्रिप्टो करेंसी खरीदिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करने के साथ ही, या फिर आईएमपीएस के थ्रू और एक्सचेंजेस से खरीदें, चाहे वजीरेक्स से खरीदें, ज़ेप से खरीदें या कॉइन डीसीएक्स से खरीदें, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसीज में दो बहुत ही पॉपुलर करेंसीज हैं, एक है बिटकॉइन और इथेरियम। ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? बिटकॉइन किस तरह से चलता है कि भाई बिटकॉइन स्टोर करके रखता है उन कैलकुलेशंस को कि भाई ये कैलकुलेशन हमने सॉल्व करी, इतना बिटकॉइन आपने इधर ट्रांसफर किया, ये हमने डेटाबेस में नोट कर लिया, यानी कि ये हमने काम करके रख लिया, तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है। जबकि इथेरियम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इथेरियम को एक तरह से आप ऐप स्टोर मान सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की एप्लीकेशन जो कि काम करती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर ही, जो कि फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशंस के लिए काम आ सकती है, या फिर कोई और चीज़ें जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वो सब होता है। तो ये एक मोटा फ़र्क है, बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्या इंडिया को बिटकॉइन को बैन कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से इंडिया को बिटकॉइन को बैन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन एक नई टेक्नोलॉजी है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो उस पब्लिक ब्लॉकचेन को जितना इंडिया एक्सेप्ट करती है, उतना ही इंडिया की डिपेंडेंसी जो है डॉलर पे कम हो जाती है। आज के समय में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डॉलर की वजह से नुकसान खाते हैं, और वो नुकसान को कहीं ना कहीं भरपाई की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं जनरल तौर पे आपको बता दे रहा हूं कि इंडिया को इस नई टेक्नोलॉजी को इसलिए भी अडाप्ट करना चाहिए क्योंकि आज के समय में कोई भी कंट्री एक नई टेक्नोलॉजी को अगर अडाप्ट नहीं करती है तो फ्यूचर में उनका जो सिस्टम है वो खतरे में है, उनकी इकोनॉमी जो है खतरे में है। और कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन के थ्रू हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है और आगे फर्दर ग्रो कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो की दुनिया के बारे में। मैंने आप लोगों के सारे सवाल लेने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। और अगेन इस तरह का एक और वीडियो हम बनाएंगे अगर हमारे पास खूब सारे और सवाल आ जाते हैं बिटकॉइन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको किसी भी एक्सचेंज में अकाउंट बनाना है या बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट खरीदना है तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें जाके खरीद सकते हैं। बाकी आप जैसे आप ठीक समझे वैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।